Welcome to our YouTube channel English Comrade 1111। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मनीष। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ यूपी पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड स्ट्रेटजी को शेयर किया था। उसी स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट राइटर रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट से। जैसे कि गाइज आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारा क्वेश्चन 1, हाउ मैनी टाइम्स डिड फ्रॉस्ट गेट पुलित्जर प्राइज इन हिज लिटरेरी करियर। सो गाइज चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, नन ऑफ द अबव। सो क्वेश्चन 1 का जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 4 टाइम्स। गाइज रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट को उनके लिटरेरी करियर में 4 बार पुलित्जर प्राइज मिला। सबसे पहले जो उनका पोएटिक कलेक्शन रहा न्यू हैम्पशायर 1923 में पब्लिश हुआ था और 1924 में इसको पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया। इसकी जो इम्पोर्टेंट पोएम रही वो है फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो, नथिंग कैन गोल्ड स्टे, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग, द विच ऑफ कूज। सो नेक्स्ट पुलित्जर प्राइज मिला कलेक्टेड पोएम्स के लिए 1931 में। नेक्स्ट मिला ए फर्दर रेंज के लिए 1937 में। और जो उनका 4th टाइम जो पुलित्जर प्राइज मिला ए विटनेस ट्री के लिए 1943 में। ए फर्दर रेंज के लिए जो इम्पोर्टेंट पोएम है, जो पोएटिक कलेक्शन है फर्दर रेंज, उनमें है टू ट्रैम्स इन मड टाइम और डिजाइन। जो ये टू ट्रैम्स इन मड टाइम है गाइज, ये इनकी नैरेटिव पोएम है। ए विटनेस ट्री कलेक्शन से जो इम्पोर्टेंट पोएम है वो है द गिफ्ट आउटराइट, अ क्वेश्चन, द सिल्कन ट्रेंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which literary element of Robert Frost is included in the poem of Two Tramps in Mud Time? Two Tramps in Mud Time में रॉबर्ट फ्रोस्ट ने किस लिटरेरी एलिमेंट का यूज किया है या इंक्लूड किया है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, अ मेमोयर, एन ऑटोबायोग्राफी, अ बायोग्राफी, नन ऑफ द अबव। सो जनरली ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, एन ऑटोबायोग्राफी। गाइस आपने अक्सर देखा होगा मेमोयर, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में अक्सर कंफ्यूजन होता है। और जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था यूपी टीजीटी से भी और यूपी पीजीटी से भी, ये लिटरेरी टर्म्स का जो सेक्शन होता है उसमें मेमोयर, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी पूछी गई थी और काफ़ी पजलिंग ऑप्शंस थे मेमोयर, ऑटोबायोग्राफी के बीच के। सो उसी पजल को सोल्व करते हैं गाइस, अटेंटिवली आप ध्यान से सुनिएगा। मेमोयर होता क्या है? मेमोयर हमारी लाइफ के कुछ स्पेसिफिक इवेंट होते हैं, कुछ इंसिडेंट होते हैं, उनमें बहुत सारे कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, इमोशंस होते हैं, उनमें से जो विशेष कुछ चीज़ें होती है वो मेमोयर होता है। सपोज करो आप लेक्चरर बन जाओ, आपकी लाइफ का एक स्पेसिफिक पीरियड होगा लेक्चरर बनना, उसके बाद जो भी अचीवमेंट आप अपनी लाइफ में प्राप्त करोगे और एक फेज पे आके अगर आपको लगे कि भाई मुझे अपनी लाइफ के ऊपर एक मेमोयर लिखना चाहिए, तो आप उन स्पेसिफिक जो अचीवमेंट या फिर जो स्पेसिफिक इवेंट या इंसिडेंट आपके जीवन में हुआ है, आप वो सभी चीज़ें मेमोयर के तौर पे लिखोगे। लेकिन ऑटोबायोग्राफी इससे थोड़ा अलग होता है। ऑटोबायोग्राफी में जब भी कोई व्यक्ति ऑटोबायोग्राफी को राइट करता है, उसमें वो अपने चाइल्डहुड से उस फेज तक, जिस फेज से में जाके वो ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है, उस फेज तक की टोटल जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबको कवर करता है। उनमें एक्सपीरियंसेस, इमोशंस, मेमोरीज, इंसिडेंट, इवेंट्स, तमाम चीज़ें होती हैं जो ऑटोबायोग्राफी में जिनका समावेश होता है। सो एक लाइन में अगर समझे, मेमोयर संक्षिप्त चीज को डिनोट करता है, जबकि ऑटोबायोग्राफी एक डिटेल जर्नी को डिनोट करता है। जैसे कि नेक्स्ट हेडिंग है द डिफरेंस बिटवीन मेमोयर एंड ऑटोबायोग्राफी। मेमोयर स्पेसिफिक अकाउंट ऑफ ए पर्सन's लाइफ, while an autobiography is a detailed account of a person's whole life.
सो गाइस थोड़ा ध्यान देकर आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण लिटरेरी टर्म्स हैं। सो जो भी, और एक और इनमें जो कॉमन चीज होती है मेमोयर और ऑटोबायोग्राफी में, वो होती है कि ये दोनों मेमोयर और ऑटोबायोग्राफी इंडिविजुअलिज्म को एक्सप्रेस करती है। इंडिविजुअलिज्म को इंडिविजुअलिज्म को कैसे एक्सप्रेस करती है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का मेमोयर राइट नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की ऑटोबायोग्राफी नहीं लिख सकता। इसलिए खुद जो स्वयं में हम अपने स्वयं में अपनी ऑटोबायोग्राफी को राइट करेंगे और स्वयं में ही हम अपना मेमोयर लिखेंगे। सो ये इनमें दोनों में एक कॉमन चीज होती है। सो नेक्स्ट टर्म्स की तरफ बढ़ते हैं, बायोग्राफी। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में कॉमन एक चीज होती है, ऑटोबायोग्राफी भी डिटेल जर्नी को कवर करता है, बायोग्राफी भी डिटेल जर्नी को कवर करता है। बट फर्क ये होता है कि जो बायोग्राफी होता है, बायोग्राफी एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के बारे में कुछ लिखता है, उसकी लाइफ के बारे में के अनुभव को साझा करता है, वो होता है बायोग्राफी। और ऑटोबायोग्राफी भी डिटेल जर्नी को ही कवर करता है, लेकिन व्यक्ति स्वयं में लिखता है ऑटोबायोग्राफी। सो डिफरेंशिएट अच्छे से आपने समझ लिया होगा। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक लाइन में अगर पढ़ोगे तो बिटवीन मेमोयर एंड बायोग्राफी, वही देखो, मेमोयर इज ए स्टोरी अबाउट वंस ओन लाइफ रिटन इन द फर्स्ट पर्सन। खुद की फर्स्ट पर्सन मतलब खुद में, और जो खुद के जीवन के बारे में लिखेगा वंस ओन लाइफ। जबकि बायोग्राफी बाई रिटन बाय अनदर पर्सन अबाउट एन डिफरेंट इंडिविजुअल लाइफ। आई होप आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन विच ईयर डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोर्न? चार ऑप्शन आपके सामने है, 1888, 1963, 1924, 1874। यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ईयर बेस्ड क्वेश्चंस बहुधा पूछे जाते हैं, और थोड़ा कन्फ्यूजन बनने की भी संभावना रहती है जब बहुत सारे राइटर्स हो जाते हैं, उनका लाइफ स्पैन याद करना, ईयर डीओबी याद करना, फिर उनकी डेथ को याद करना, काफ़ी थोड़ा पजलिंग हो जाता है। बट आप अटेंटिवली ध्यान दीजिए। सो फ्रोस्ट का जो जन्म हुआ है 1874 पे हुआ, 26 मार्च 1874 इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए। और जो उनकी डेथ हुई है वो है बोस्टन मैसाचुसेट्स ऑन 29 जनवरी 1963 एट द एज ऑफ 88। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, who called Frost one of the greatest American poets of 20th century? चार ऑप्शन आपके सामने हैं फ्रेंड्स, रैंडल जरेल, एमर्सन, एजरा पाउंड, जॉन गोल्सवर्दी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। रैंडल जरेल ने कहा था फ्रोस्ट को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन पोएट्स ऑफ 20th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज अमेरिकाज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पोएट्री? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, विलियम फोकनर, अर्नेस्ट हेमिंगवे, रॉबर्ट ली फ्रोस्ट, वॉल्ट विटमैन। गाइस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, वॉल्ट विटमैन का भी जो कंट्रीब्यूशन रहा है अमेरिका के लिटरेचर में और उनकी लाइफ में या लोगों की लाइफ में एक अतुलनीय योगदान रहा है वॉल्ट विटमैन का भी। तो यहाँ से एक भ्रम हो जाता है कि रॉबर्ट ली फ्रोस्ट का भी उतना ही श्रेय रहा है अमेरिका के इतिहास में, और कुछ कंपोजिशन इनकी मिलती-जुलती भी है। जैसे द गिफ्ट आउटराइट में अमेरिका के इतिहास को एक्सप्रेस किया है रॉबर्ट ली फ्रोस्ट ने। सो विल्टमैन का भी जब हम पढ़ेंगे उसकी बात तभी करेंगे, जो लिव ऑफ ग्रास वगैरह, वो लिव ऑफ ग्रास जो कंपोज किया है वॉल्ट विटमैन ने। सो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जो अमेरिकन ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पोएट्री है वो रॉबर्ट ली फ्रोस्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Where did Frost publish his first book of poems, A Boy's Will, in 19?
13। चार ऑप्शन आपके सामने है, अमेरिका, स्पेन, इंग्लैंड, अफ्रीका। थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में वियर्ड है कि कहाँ पब्लिश हुआ ए बॉयज विल्स 1930, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इंग्लैंड पहुंचे थे 1912 में और वहां से आए 1915 में। बहुधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो टाइम पीरियड रहा है फ्रोस्ट का इंग्लैंड का, वो कितना टाइम का रहा है, तो वो 3 साल का रहा है। जब वो सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुका था तब वो अमेरिका वापस लौट आए थे। सो ए बॉयज विल की पब्लिकेशन होने की भी एक छोटी सी कहानी है। 1912 में वो इंग्लैंड गए, वो अमेरिका में कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली क्योंकि उनका पहला फर्स्ट वर्क था ए बॉयज विल। सो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली इंग्लैंड में, तो उन्होंने वहाँ उसको पब्लिश कर दिया। आप देख सकते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैड मूव्ड टू इंग्लैंड विद हिज फैमिली इन 1912 आफ्टर स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ पब्लिशर फॉर हिज वर्क्स इन अमेरिका। When the First World War broke out, he moved to America in 1915। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। What message had been produced by Robert Frost in his poem The Gift Outright? The Gift Outright में फ्रोस्ट द्वारा क्या मैसेज दिया गया? चार ऑप्शन गाइस आपके सामने है, अनार्चिज्म, ट्रू नेशनल आइडेंटिटी, लव फॉर पीपल, एंथुजियाज्म। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ट्रू नेशनल आइडेंटिटी। द गिफ्ट आउटराइट राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट कैनेडी थे, उनका जो शपथ समारोह था वहां पे रिसाइटेड की गई थी रॉबर्ट फ्रोस्ट द्वारा। सो एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, इट्स ए पैट्रियोटिक लिरिक पोएम जो किस कलेक्शन से ली गई है, विटनेस ट्री 1942 के। जो फेमस ओपनिंग लाइन है द गिफ्ट आउटराइट की, वो है द लैंड वाज आवर्स बिफोर वी वर द लैंड्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, द लैंड वाज आवर्स बिफोर वी वर द लैंड्स। ध्यान रखना पॉपुलर लाइन्स को। थर्ड क्वेश्चन जहाँ से बन जाता है कि किस ओकेजन पे ये जो रिसाइटेड करी गई ये पोएम, वो था 1961 में जो इनॉग्रेशन हुआ था प्रेसिडेंट कैनेडी का, जनवरी 20 1961। और ये पोएम क्या एक्सप्रेस करते हैं, हिस्ट्री ऑफ कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन क्योंकि ब्रिटेन के अधीन था अमेरिका, तो वही सब चीजें, वही सब बातों को एक्सप्रेस किया रॉबर्ट ली फ्रोस्ट ने, कि कैसे कैसे ब्रिटेन के अधीन होके फिर अमेरिका के लोगों ने एक साथ जागरूकता दिखाई और वो इंग्लैंड से जो है मुक्त हुए। सो वही कोलोनाइजेशन की हिस्ट्री को उन्होंने वहाँ पे एक्सप्रेस किया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन विच डायलेक्ट ऑफ फ्रोस्ट पोएम्स आर रिटन? चार ऑप्शन आपके सामने है, अमेरिकन डायलेक्ट, न्यू अमेरिकन डायलेक्ट, न्यू इंग्लैंड डायलेक्ट, इंग्लैंड डायलेक्ट। सो गाइज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, न्यू इंग्लैंड डायलेक्ट। न्यू इंग्लैंड डायलेक्ट जो ये नॉर्थ और साउथ जो अमेरिका का रीजन है उसको न्यू इंग्लैंड बोलते थे। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। उन्हीं डायलेक्ट में जो है फ्रोस्ट ने अपनी पोएम्स को लिखा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अ पोएम बिगिंस इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम। इन विच वर्क डिड रॉबर्ट ली फ्रोस्ट कमेंट अबाउट लाइन्स? मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अ पोएम बिगिंस इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम, किस वर्क से है रॉबर्ट ली फ्रोस्ट ने खुद कही है पोएम बिगिंस इन डिलाइट एंड इन विजडम? किस पोएम में कही है? द फिगर से पोएम मेक्स। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन करो तो इन इज 1939 essay द फिगर ए पोएम मेक्स रॉबर्ट ली फ्रोस्ट एक्सप्लेन्स अबाउट दीज लाइन्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच पोएम ऑफ फ्रोस्ट वाज फेवरेट ऑफ जवाहरलाल नेहरू? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग, कैप्टन माय कैप्टन, आफ्टर एप्पल पिकिंग, द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन। इन चार ऑप्शन में से जो ऑप्शन बी है कैप्टन माय कैप्टन, इसकी जो इसको जो कंपोज किया है वो वॉल्ट विटमैन ने किया है। सो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग, ये जो इनका मशहूर पोएटिक कलेक्शन था न्यू हैम्पशायर, उसकी पोएम है। और इसकी जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है और मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन्स है गाइस, क्योंकि आपके DSSS TGT का जो अभी ही एग्जाम हुआ है उसमें ये लाइन्स पूछी गई थी। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप
but I have promised to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. लाइन्स में ये बोल रहे हैं कि अभी लाइफ में बहुत कुछ करना बाकी है। वो सिंबलाइज पोयम है गाइस, वुड्स डार्क डीप, ये स्ट्रगल को शो करता है। प्रोमिस करते हैं खुद से कि अब भी, एंड माइल्स टू गो बिफोर, ऐसे अभी सोने से पहले तो बहुत आगे तक चलना है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स गाइस, ध्यान रखना उनका। अबव दीज लाइन्स आर लास्ट फोर लाइन्स ऑफ द पोएम विच फाउंडेड ऑन नेहरूज ऑफिस टेबल व्हेन ही डाइड। तो जब नेहरू जी की मृत्यु हुई तो यही लाइन्स वो पढ़ रहे थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ऑप्शन कर लेते हैं। आफ्टर एप्पल पिकिंग, आफ्टर एप्पल पिकिंग जो है ये भी नॉर्थ ऑफ बोस्टन कलेक्शन की पोयम है। DSSB PGT में पूछा गया था आफ्टर एप्पल पिकिंग की किसका वर्क है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का गाइस। DSSB PGT एग्जाम में आया हुआ है। द डेथ ऑफ हायर्ड मैन, ये भी नॉर्थ ऑफ बोस्टन कलेक्शन की एक पोयम है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द फैक्ट इज द स्वीटेस्ट ड्रीम दैट लेबर नोज, फ्रॉम विच पोयम हैज दिस लाइन बीन टेकन। सो फैक्ट इज द स्वीटेस्ट ड्रीम दैट लेबर नोज, आप लाइन से समझ पा रहे होंगे कि परिश्रम का फल जो है वो मीठा होता है। तो किस लाइन से है? मैंडिंग वेल, टू ट्रम्प्स इन मड टाइम, मोइंग और बर्चेस। The fact is the sweetest dream that never knows. So guys, option number C is correct answer, Mowing. Mowing is the poem of Frost collection, A Boysville 1913. Mowing offers a message that real life with its hard labor can give greater pleasure than all fanciful dreams. वही है कि लेबर डेलिजेंसी को एक्सप्रेस किया और ग्रेट बताया है कि जो लाइफ का जो सब्सटेंस है वो लेबरशिप में है, हार्डशिप में है। और जो साइथ है, साइथ इज द सिंबल ऑफ ह्यूमन बीइंग इन दिस पोएम। साइथ होता है दराती, वो जो दराती आवाज करती है खेत में, विस्परिंग करती है, उसी विस्परिंग को एक सिंबॉलिक तरीके से रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने यहाँ पे एक्सप्रेस किया है। बर्चेस, बर्चेस माउंट इंटरवल इनका पोएटिक कलेक्शन है जो पब्लिश किया गया था 1916 में। और बर्चेस इनकी महत्वपूर्ण पोयम है माउंट इंटरवल की। मैंडिंग वॉल इज फ्रोस्ट ड्रामेटिक लिरिक पोयम फ्रॉम नॉर्थ ऑफ बोस्टन कलेक्शन की पोयम मैंडिंग वॉल है। और इसमें जो ली फ्रोस्ट द्वारा जो यूज किया गया वो ब्लैंक वर्स यूज किया गया है। टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम, इट इज ए लिरिक पोयम, अब फर्दर रेंज से ली गई है। इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोयम ऑफ फ्रोस्ट विच फेमस लाइन आर, माई ऑब्जेक्ट इन लिविंग इज टू यूनाइट my avocation and my vocation as my two eyes make one side। तो इस थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा आपके इन लाइन्स में। टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम को ब्रीफली अगर बता दूं तो ट्रैम्प्स होते हैं आवारा, ये जा रहे होते हैं जंगल से, और जो फार्म होता है रॉबर्ट ली फ्रोस्ट का वो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, लकड़ी काट रहे होते हैं। तो ट्रैम्प्स जो लोग होते हैं वो उनके पास आते हैं और वो फ्रोस्ट से पूछते हैं कि आप ये अच्छे से नहीं, क्योंकि आपका जो कुल्हाड़ी पकड़ने का जो तरीका है वो भी अच्छा नहीं है। तो फ्रोस्ट समझ जाते हैं कि ये जो कार्य है ये इन ट्रैम्प्स लोगों का है, कि तो फ्रोस्ट को लगता है कि जिसका काम है वो उसी को साझे। तो उसी के ऊपर उन्होंने ये लाइन्स लिखी है कि माई ऑब्जेक्ट इज लिविंग इज टू यूनाइट माई एवोकेशन एंड माई वोकेशन एज माई टू आईज मेक वन साइड। एवोकेशन होता है खुशी के लिए कोई काम करना, और वोकेशन होता है बाध्यता में कोई काम करना। जैसे कोई प्रोफेशन होता है जिसकी हमें सैलरी मिलती है, वो काम हमें करना होता है, वो वोकेशन होता है। जबकि अवोकेशन क्या होता है, अपनी खुशी से कोई किया गया काम। तो ये लाइन्स वही चीजें दर्शा रही है कि जो ट्रैम्प्स होते हैं उनका काम होता है लकड़ी को काटना, और जबकि वो काम कर रहे होते हैं फ्रोस्ट, तो उन्हें लगता है कि फ्रोस्ट के काम करने से उनकी जीविका पे प्रभाव पड़ेगा। तो ये गाइस लाइन्स को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, किसी भी तरीके से उन लाइन्स को आप डिनोट कर लो, किसी से कोरिलेट कर लो, तो बहुत अच्छे से वो जो सब्सटेंस है, जो सार है पोयम का या किसी भी प्ले का, ड्रामा का, उससे उसको कोरिलेट कर लो तो बहुत अच्छे से लाइन्स याद हो जाती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपके सामने है, गुड फैंसीज मेक गुड नेबर। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन्स है ऑप्शन नंबर ए द पैस्चर, ऑप्शन नंबर बी द ब्लैक कॉटेज, ऑप्शन नंबर सी होमबरी, और ऑप्शन डी मैंडिंग वॉल।
पैशर, 4 ऑप्शन में से गुड फेंसिस मेक गुड नेबर्स, करेक्ट आंसर है आपका मैंडी वॉल। पैशन नॉर्थ ऑफ बोस्टन जो कलेक्शन है उसकी एक पोएम है जिसकी थीम है रीबर्थ। द ब्लैक कॉटेज पब्लिश हुई फ्रोस्ट के पोएट्री कलेक्शन नॉर्थ ऑफ बोस्टन से। ये एक नैरेटिव पोएम है जो डिस्क्राइब करती है एक ओल्ड वुमन को जो एक जर्जर घर में रहती है, डिलेपिडेटेड हाउस। होम बरियल North of Boston, theme death and grief. Death and grief. In this poem, Frost portrays a couple's struggle to reconcile their conflicting ways of dealing with the death of their firstborn child. गाइज रिकनसाइल होता है कि कठिन परिस्थितियों या विषम परिस्थितियों के साथ में सामंजस्य स्थापित करना, उसको बोलते हैं रिकनसाइल। तो जो होमबरिल जो उनकी पोयम है वो नोट ऑफ बोस्टन कलेक्शन की एक पोयम है जिसकी थीम है डेथ एंड ग्रीफ और जो पोर्ट्रे करते हैं कपल स्ट्रगल को, क्योंकि जो उनका फर्स्ट बोर्न चाइल्ड होता है वो पास अवे हो जाता है, तो उसी को एक्सप्रेस किया हुआ है रॉबर्ट ली फ्रोस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएम वाज फर्स्ट पोएम ऑफ फ्रोस्ट? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए द गिफ्ट आउटराइट, ऑप्शन बी मेंडिंग वूल, ऑप्शन सी आफ्टर एप्पल पिकिंग, ऑप्शन डी माय बटरफ्लाई। आफ्टर एप्पल पिकिंग से याद आया गाइस, आफ्टर एप्पल पिकिंग D++B PGT जो अभी एग्जाम हुआ था 24-24 में, टीजीटी का जो एग्जाम हुआ था 24 अगस्त 2025, वहां से पूछा गया था कि आफ्टर एप्पल पिकिंग किसका वर्क है। सो अपने क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, माय बटरफ्लाई एनालॉजी विच वाज पब्लिश्ड इन 1894। एक न्यूज़पेपर था, उसमें अपना पोएम को उन्होंने सोल्ड किया था उस मैगजीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएम ऑफ फ्रोस्ट इज बेस्ड ऑन द डिग्निटी ऑफ लेबर? बहुत डेप्थ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपने पढ़ा भी है, अभी मैंने पढ़ाया है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान इस क्वेश्चन पे दोगे तो 101% आप इसको सोल्व कर दोगे। क्वेश्चंस को फिर से देखिए, क्वेश्चंस की डिमांड क्या है? विच पोएम ऑफ फ्रोस्ट इज बेस्ड ऑन द डिग्निटी ऑफ लेबर। मोस्टली क्वेश्चंस आजकल के जो एग्जाम हो रहे हैं ऐसे ही पूछे जाते हैं, और मैं अभी भी कह रहा हूँ, आपने अभी मैं आपको बताया भी है। देखो 4 ऑप्शंस हैं, बर्चिस डिपार्टमेंटल मोइंग टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम। अभी हमने टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम को पढ़ा था, उसकी लाइन्स भी देखी थी, उसमें डिग्निटी ऑफ लेबर कि जिसका काम उसी को साजे, अपने काम का डिग्निटी, अपने काम का सम्मान, तो वो लाइन से टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम का। सो जब आप स्क्रॉल करके देखोगे क्वेश्चंस को अपनी वीडियो के तो आप समझ जाओगे। सो डिपार्टमेंटल वाज पब्लिश्ड इन फ्रोस्ट 1923 पोएट्री कलेक्शन न्यू हैम्पशायर। मोइंग बर्चिस ये मैं एक्सप्लेन कर चुका आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोजेसिंग व्हाट वी वर स्टिल unpossessed possessed by what we now no more possessed, these lines are from। so 4 ऑप्शन आपके सामने है गाइस। ऑप्शन ए द गिफ्ट आउटराइट, ऑप्शन बी स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नो इवनिंग, ऑप्शन सी डिपार्टमेंटल, ऑप्शन डी मोइंग। गाइस पोजेसिंग, पोजेस्ड, व्हाट वी वर, जहां भी ये वर्ड्स आए पोजेसिंग, अनपोजेस्ड बाय पोजेस्ड, सो आप लगा देना द गिफ्ट आउटराइट। कुछ अभी मैं आपको इन डिटेल द गिफ्ट आउटराइट समझाई थी, अमेरिका के हिस्ट्री के ऊपर रॉबर्ट ली फ्रोस्ट ने इसको लिखा हुआ है और जो रिसाइटेड भी किया गया है इनॉग्रेशन में प्रेसिडेंट कैनेडी के। सो करेक्ट आंसर इज ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए वुड एंड आई टुक द वन लेस स्पेस by and that has made all the space। सो ये जो गैप है ये फिल करना है, फिल द गैप इन अबव दिस लाइन। 4 ऑप्शन आपके सामने है गाइस, ट्रैफिक डिफरेंस, साइलेंट बैरियर्स, ट्रैवल डिफरेंस, क्राउड डिफरेंस। सो आपने पढ़ा होगा, आपके याद भी रहा होगा, टू रोड्स डाइवर्ड इन ए वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड। गाइस ट्रेवल्ड TRAVELLED होता है ट्रेवल्ड, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। less traveled by and that has made all the difference, ये द रोड नोट टेकन से ली गई है। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर।
Robert Frost was selected as a Phi Beta Kappa poet. What is a Phi Beta Kappa? Sorry, को Phi Beta Kappa poet. Phi Beta Kappa होता क्या है? Phi Beta Kappa होता है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं. ऑप्शन ए, the oldest academic honor society in the United States. Option B, an award of US government. Option C, an aristocratic foundation. Option D, a group high standard class. So option A is correct answer. The oldest academic honor society in the United States होता है Phi Beta Kappa. So next question की तरफ चलते हैं guys. Question number 18. No tears in the writer, no tears in the reader. These lines are from. Lines देख लीजिए. No tears in the writer, no tears in the reader. Most important lines है किस famous वर्क की? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के. So guys, चार ऑप्शन आपके सामने हैं. The gift outright, the figure a poem makes, Birches, the road not taken. So option number B is correct answer. The figure a poem makes. So next question. How many lines are in Fire and Ice? Fire and Ice एक बहुत प्यारी पोयम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की. सो ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 14. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. 9 लाइन्स है आपकी फायर एंड आइस में. Fire and Ice is a lyric poem of Frost which was published in New Hampshire 1923. It presents a record of colloquial English. Fire and English Ice discuss the end of the world. So guys, लाइन के साथ साथ में 3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन में से निकले. एक तो खुद हो गया कि कितने लाइन्स हैं, 9. दूसरा आप बोल दो कि किस कलेक्शन की पोयम है, न्यू हैम्पशायर की. तीसरा आप बोल दो कोलेक्वल मोस्ट इंपोर्टेंट है. क्वेश्चंस आता है एग्जाम से कि कोलेक्वल होता क्या है. कोलेक्वल होता है जो दैनिक बोलचाल की जो भाषा होती है उसको कोलेक्वल बोलते हैं. तो जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की ने अपने वर्क्स में कोलेक्वल स्पीच का प्रयोग किया है. कोलेक्वल स्पीच के नाम से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. और ये क्या डिस्कस करती है? एंड ऑफ द वर्ल्ड को. फायर एंड आइस क्या डिस्कस करती है? एंड ऑफ द वर्ल्ड को. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का. क्वेश्चन नंबर 20. द फेमस ओपनिंग लाइन्स. ध्यान से देखना गाइस, बहुत अच्छा, बहुत डेप्थ वाला क्वेश्चन है. द फेमस ओपनिंग लाइन्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम Fire and Ice are: some say the world will end in fire, some say in ice. According to Frost, what are the means of fire and ice in above these lines? So, some say the world will end in fire, some say in ice. So, option में आइए और देखिए. Option number A, fire is desire while ice is hatred. Option B, fire is not while ice is cold. Option C, fire is anxious while ice is calm. Fire is concern while ice is satisfaction. So option A number is the A is the correct answer of question number 20. Fire is desire while ice is hatred. So guys, इस वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चंस कवर किए हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के, और अभी कुछ क्वेश्चंस हैं. और इतनी श्योरिटी गाइस मैं आपको देता हूं, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट से 6 से 7 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जाते हैं. और अब बहुत जल्द मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा. और इतनी श्योरिटी मैं दोबारा फिर से इसी चीज को रिपीट कर रहा हूं कि 6 से 7 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं. सो आप अटेंटिवली होके इस वीडियो को देखिए गाइस. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉमरेड 1111. और जो भी लगे कि मैं अपनी आपको एक्सप्रेशन करने के वे में या फिर एक्सप्लेन करने के तरीके में मुझे कुछ भी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत हो, तो गाइज आप कमेंट बॉक्स में बोलिए. मैं निश्चित रूप से वो उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आऊंगा और बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोगों के सामने लेके आऊंगा. सो थैंक यू सो मच गाइज.